तो देखिए कुछ कारणों से जो है अपनी वो वाली वीडियो ब्रेक हो गई थी। ठीक है, तो उसके आगे से यानी यहाँ तक तो हमने उस वीडियो में पढ़ा ही था। ठीक है, अब उसके आगे से हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये सूत्र निकलवा दिया था, ई बराबर माइनस जेड स्क्वायर ई पावर 4m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिफाइन करने की बात है। ये पूरा नियतांक है। देखो जेड परमाणु क्रमांक ई पावर 4 जानते हो, ई ना इलेक्ट्रॉन का आवेश जो कि नियत होता है यम, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान में एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता और यह जो है आपका प्लैंक नियतांक। ये सारी चीजें नियतांक है। इन नियतांकों को अगर हम रिमूव करेंगे तो ये जो है हमको यहाँ से मिलेगा E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर, इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि किसी कक्षा की जो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है वो उस कक्षा में उस कक्ष संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी किसी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से, तो फिर हम आगे चलते हैं। पूरे को इरेज करने वाला हूं मैं। ठीक है, तो इसको मिटाता हूं, फिर आगे चलते हैं नए टॉपिक की ओर। तो चलिए यदि हम मान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, मान लेते हैं कि यदि किसी कक्षा यानी ऊंची ऊर्जा स्तर की कक्षा, माना एक इलेक्ट्रॉन ऊंची ऊर्जा स्तर की कक्षा N2 से निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षा N1 में आता है तो क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है ना कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2 से कहाँ आ रहा है, N1 में आ रहा है, तो दोनों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना E2 माइनस E1 इज इक्वल टू, E2 का मतलब है दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, माइनस का जेड स्क्वायर ई पावर 4m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा N2 स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, N2 स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें हमको क्या करना है, माइनस करना है कितने को, तो फिर से जब इसकी वैल्यू रखेंगे दूसरे कक्षा के लिए माइनस में, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जेड स्क्वायर ई पावर 4m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर N1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जो कॉमन इसको कॉमन कर लीजिए, तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है प्लस में है और इसमें बटे में N1 बचेगा, पूरा कॉमन करेंगे और इसमें N2 बचेगा। तो प्लस वाले को आगे और माइनस वाले को पीछे लिख दे रहे हैं कॉमन करने के बाद। तो जेड स्क्वायर ई पावर 4m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, तो बचेगा क्या यहाँ पे, माइनस का, ये वाला प्लस में इसलिए इसको आगे लिख देते हैं, तो प्लस में N1 स्क्वायर और माइनस का 1 अपॉन N2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बोहर की परिकल्पना से तो बोहर ने क्या कहा था कि जो एनर्जी का अंतराल है उसी अंतराल के बराबर एक फोटॉन उत्सर्जित होता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा से निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षा में आता है
तो दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतराल के बराबर ऊर्जा का फोटान उत्सर्जित होता है, अर्थात इन दोनों ऊर्जाओं के अंतर के बराबर फोटान उत्सर्जित होगा, अर्थात फोटान की ऊर्जा इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, एच न्यू लिखेंगे। तो एच न्यू बराबर हो जाएगा जेड स्क्वायर ई पावर 4m अपान 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे तो जो है h गुणे में इधर आएगा भाग में, और न्यू को क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता है ना c बराबर होता है न्यू लेमडा। ठीक, तो यहाँ से न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा c अपान लेमडा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू के स्थान पर क्या रख देना आपको, c अपान लेमडा रख देंगे, इनटू में h इज इक्वल टू जेड स्क्वायर ई पावर 4m अपान 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलेंगे तो यहाँ पे c और h गुणे में है, ऊपर है, यहाँ आएंगे तो भाग में, तो क्या मिलेगा आपको 1 अपान लेमडा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर ई पावर 4m अपान में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h गुणे में इधर आएगा भाग में, तो h क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे h की घात 2 थी और एक घात और बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा h क्यूब c हो जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट में 1 अपान n1 स्क्वायर और माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखिए आगे, और यहाँ पे ये जो आया है आपका जेड स्क्वायर ई पावर 4m अपान 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c, ये है रिडबर्ग नियतांक। ठीक है, जहाँ जेड स्क्वायर ई पावर 4m अपान 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर c बराबर r। ठीक है, क्या है ये, रिडबर्ग नियतांक है, रिडबर्ग नियतांक है। ठीक है, अच्छा, तो इसको हम वहां पे पुट करेंगे तो हमको आगे मिलेगा क्या, जब इस रिडबर्ग नियतांक को यहाँ इस समीकरण में पुट करेंगे, इसको मान लो अगर समीकरण 1, ठीक है, अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से क्या मिलेगा, इस पूरे के स्थान पे रिडबर्ग नियतांक r रख देंगे, हमको मिलेगा 1 अपान लेमडा इज इक्वल टू r, ब्रैकेट में मिल जाएगा, ये जेड स्क्वायर बचा रहेगा। ठीक है, रिडबर्ग नियतांक जेड स्क्वायर नहीं है, तो जेड स्क्वायर नहीं है, इसको हटा देता हूँ मैं, ई पावर 4m अपान 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर c, यही रिडबर्ग नियतांक है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे जो है अभी ये जेड स्क्वायर बचा है ना आपका, तो जेड स्क्वायर लिख लो, आर जेड स्क्वायर। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको, 1 अपान n1 स्क्वायर और माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, ये प्राप्त हो जाएगा आपका। और हाइड्रोजन के लिए क्या मिलेगा, हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए 1 अपान लेमडा इज इक्वल टू आर, और जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी हाइड्रोजन के लिए, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो आर ब्रैकेट में मिलेगा आपको n 1 स्क्वायर और माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के लिए, यानी हाइड्रोजन परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से किसी n1 कक्षा से n2 कक्षा में प्रवेश करता है, या n2 कक्षा से n1 कक्षा में आता है, तो उत्सर्जित तरंग की, फोटान की जो तरंग दैर्घ्य है उसके लिए व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम आगे चलते हैं। तो देखिए, इसको मैं मिटाता हूं थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोगों को पढ़ना है थोड़ा सा अवशोषण स्पेक्ट्रम और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो क्या पढ़ना है हम लोगों को, अवशोषण स्पेक्ट्रम और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम पढ़ना है। चलिए, तो हाइड्रोजन के लिए अवशोषण स्पेक्ट्रम और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण
स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम सबसे पहले पढ़ लेते हैं, ठीक। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम है क्या? जब देखो अवशोषण का मतलब होता है ऊर्जा का अवशोषण करे किसी नाभिक में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जैसे मान लो हाइड्रोजन परमाणु है, तो उसमें ऐसे नाभिक हो गया, ठीक है, जिसमें जेडी इलेक्ट्रॉन है और जेडी आवेश है जिसका, और इससे विभिन्न ऊर्जा स्तर की कक्षाएं हो गई। ये विभिन्न ऊर्जा स्तर की क्या हो गई? कक्षाएं हो गई। अगर इस कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और इसको बाहर से कहीं से एनर्जी मिल जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन कूदकर इस कक्षा में पहुंच जाएगा। इलेक्ट्रॉन कूदकर कहीं से अगर इसको ऊर्जा मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन कूदकर क्या हो जाएगा? इस कक्षा में चला जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में जा रहा है, कब? ऊर्जा प्राप्त करके। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के एक निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षा से बाह्य ऊर्जा को ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा में जाने के स्पेक्ट्रम को जो स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करे, उस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं? अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम होगा क्या? इसमें जो है इलेक्ट्रॉन क्या करता है? निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षा से उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा में पलायन कर जाता है, ठीक है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं? अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक। तो जैसे हमने पढ़ा ना 9वीं कक्षा में सूत्र, ऊर्जा का सूत्र En बराबर 13.6 Zd² और Z² होता है, ठीक है। तो पहली कक्षा के लिए जो है, जैसे ये हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए ऊर्जा आरेख खींच रहे हैं, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के लिए क्या खींच रहे हैं? ऊर्जा आरेख। तो हाइड्रोजन की पहली कक्षा की जो एनर्जी होगी उसके लिए Z का मान, हाइड्रोजन के लिए Z का मान 1 रखना है, और पहली कक्षा में है तो N का मान भी 1 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका? ये माइनस में होता है, माइनस का 13.6 मिलने वाला। आपको कितना मिलने वाला? 13.6। और इस कक्षा से इलेक्ट्रॉन को पलायन करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है? प्लस में 13.6 ऊर्जा की आवश्यकता है, ठीक है। तो पहली कक्षा की एनर्जी कितनी हो जाएगी? 13.6 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी कितना हो गया? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ठीक। फिर आगे चलते हैं हम लोग दूसरी कक्षा। तो चलिए अब दूसरी कक्षा की एनर्जी निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 रख देंगे, ठीक है। तो दूसरी कक्षा की एनर्जी निकालने के लिए 2 रख देंगे। इसको मैं थोड़ा सा मिटा के समझाता हूँ आपको, अच्छा, ठीक है। तो दूसरी कक्षा की एनर्जी का मतलब हो गया E2 इक्वल टू 13.6, तो 13.6 लिखना है माइनस में, बटे Z है तो इसके लिए कितना रखेंगे? 1 हाइड्रोजन परमाणु के लिए, बटे में दूसरी कक्षा की, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 4 से इसमें भाग दो, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 1 13 बचा 16 हो गया, 4 चौक 16, ठीक है। माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हो जाएगी दूसरी कक्षा की। और तीसरी कक्षा की बात करें तो इतनी इक्वल टू मिलेगा आपको तीसरी कक्षा के लिए माइनस का 13.6 गुणे 1 बटे यहाँ पे 3 का स्क्वायर ना, यानी स्क्वायर तो क्या कर रहे हैं? तीसरी कक्षा के लिए 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9, 9 से इसमें भाग देंगे तो 9 एकम 9, 4 13 हो गया, 46 हो गया, ठीक है। दशमलव लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगा लो, 9 एकम 9, 4 13 46 हो गया, 9 पचे 45, 9 पचे 45 हो गया, ठीक है। 9 पचे 45 हो गया, बचा कितना? 1 बचा, 9 एकम, ये क्या हो गया? 3 त्रिका 9, 9 एकम 9 हो गया, 9 एकम 9 हो गया। तो 1.51 मिल रहा है, 1 क्या मिल रहा है? 51। एक बार रीचेक कर लेंगे थोड़ा सा। 13.6 में तीसरी कक्षा की बात है तो n का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9, 9 एकम 9, 4 13, 4 हुआ, 46 हो गया। 9 पचे 45, 1 46 बचा, 1 दशमलव लगाए तो 0 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 10, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ऐसे एक एक आता चला जाएगा, ठीक है। तो दूसरी कक्षा यानी कि तीसरी कक्षा के लिए एनर्जी कितना हो जाएगा? E3 बराबर इतना हो जाएगा, और E2 बराबर दूसरी कक्षा की एनर्जी इतनी हो जाएगी। इसी प्रकार से चौथी कक्षा की एनर्जी निकालेंगे E4, तो E4 बराबर आपको क्या मिलने वाला? माइनस का 13.6 गुणे 1 बटे 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो 16 से भाग देंगे इसमें तो 0.16 8 128, 8 128, 8 हुआ वो कितना हुआ? 128, 136 में से 128 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 8 बचेगा, 80 हो जाएगा, 16 पंचे 80, ठीक है। तो चौथी कक्षा में एनर्जी कितना मिल रहा है? 0.85 माइनस में मिल रहा है, ठीक। तो इन कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी हमको, प्लस में तब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इस कक्षा को छोड़कर बाहर जाएंगे, ठीक है। जितनी एनर्जी इनके पास माइनस में है उस कक्षा में रहने के लिए, ठीक उतनी ही धनात्मक ऊर्जा देंगे, तब वो अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। तो इनको दूसरी कक्षा में जाने के लिए इतनी एनर्जी देने की आवश्यकता पड़ेगी हमको,
ठीक है। तो पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कितना देना पड़ेगा 13.6, दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कितना देना है आपको 3.14, 3.14 मतलब 10 का डिफरेंट आ रहा है, इतने पे मिलेगा लगभग। कितना मिलेगा आपको, कितना देना है 3.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी है, सॉरी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तीसरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी देना है 1.5, यहाँ देखो पहले 13 था फिर 3 आया, तो इतना डिफरेंट रखे। फिर उसके बाद 3 के बाद 1 है, कितना 2 का अंतराल आ रहा है लगभग, तो 2 का अंतराल में यानी कि इसके बीच की चौड़ाई घट जाएगी, ऊर्जा अंतराल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी कितना देना है आपको 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना है, ठीक है। चौथी कक्षा के लिए कितना 0.85 और घट गया अंतराल, और घट गया अंतराल कितना हो गया 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगली कक्षा के लिए और घट जाएगा, उसके अगली कक्षा के लिए और घटता हुआ चला जाएगा, और बाद में इसके एक दूसरे पर ही क्या हो जाएंगे, अध्यारोपित हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। तो हमको पढ़ना कौन सा अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा में पलायन कर जाते हैं, और इसको जो स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करेगा उसी को क्या बोलेंगे, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहेंगे। अर्थात पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके दूसरी कक्षा में चला जाए, पहली कक्षा का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके तीसरी कक्षा में चला जाए, पहली कक्षा का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके चौथी कक्षा में चला जाए। तो इस प्रकार का ये जो स्पेक्ट्रम है इसी को बोलते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये कौन सा संक्रमण हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से जा रहे हैं पहली कक्षा दूसरी तीसरी चौथी कक्षा में, इस संक्रमण को बोलते हैं अवशोषण संक्रमण। क्या बोलते हैं, अवशोषण संक्रमण कहते हैं, संक्रमण कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अवशोषण संक्रमण। और ये ऊर्जा के लिए ग्राफ, इधर हम किसको दिखा रहे हैं, ऊर्जा को दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं, ऊर्जा को, बंधन ऊर्जा को, यानी कि जो ऊर्जा उस कक्षा में, उस कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए आवश्यक है, उस ऊर्जा को हम दिखा रहे हैं इस पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक इसके विपरीत होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा था कि निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षा से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा में जा रहे थे, ठीक है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा को त्याग करके उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा से कहाँ आएंगे, निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षा में आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप देख लेते हैं तुरंत इसी वक्त हम लोग उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को देखेंगे। क्या देखने वाले हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम को देखने वाले हैं, स्पेक्ट्रम को देखने वाले हैं। वीडियो चल रहा है, चल रहा है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को देखने वाले, तो देखिए उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या है। तो मैंने बताया ना, जब इलेक्ट्रॉन क्या करें, ऊर्जा को ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा में जाए तो उसको बोलते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषित करना किसको, ऊर्जा को, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का त्याग करे तो उसको क्या बोलेंगे, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। इसमें भी ऊर्जा आरेख दर्शाएंगे, ठीक है। इधर हम किसको दिखा रहे हैं, ऊर्जा को दिखाएंगे। पूरा ग्राफ ऐसे ही खींचना है आपको, ठीक है। इधर आपका क्या हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और यहाँ भी मिल जाएगा आपको 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये एनर्जी गैप हो जाएगा आपका 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ये हो जाएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए यहाँ पे, तो ये हो गया जो है, तो इस कक्षा की एनर्जी कितनी हो जाएगी 0.85 हो जाएगी इस प्रकार से। और सारी कक्षाएं, तो यहाँ पे ये कक्षा होगी, ये कक्षा होगी, ये कक्षा होगी, और इस प्रकार से आखिरी कक्षा तक, ठीक। तो हमको पढ़ना क्या है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। मैंने बताया ना कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब उच्च ऊर्जा स्तर कक्षा से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षा में आता है, ठीक है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि इसमें जो है इस कक्षा से इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, दूसरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आएगा, तीसरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आ सकता है, चौथी से इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आ सकता है, इस प्रकार से। और दूसरी कक्षा में भी आ सकता है, ठीक है। इसमें भी आ सकता है इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करके, ठीक है। किसी भी कक्षा, मतलब उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा से इलेक्ट्रॉन अगर कहाँ आएगा, निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षा में आएगा, तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। और इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन एक उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा से निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षा में आ रहा है, इस संक्रमण को बोलते हैं उत्सर्जन संक्रमण। क्या बोलते हैं इसको, उत्सर्जन संक्रमण कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, हाइड्रोजन में दो प्रकार के संक्रमण होते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु में दो प्रकार के संक्रमण होते हैं,
नंबर 1 है अवशोषण संक्रमण और नंबर 2 है उत्सर्जन संक्रमण। अवशोषण संक्रमण की डिफाइंड कैसे करेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन क्या करे, निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षा से बाह्य परमाणु या बाह्य किसी कारक से ऊर्जा लेकर उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा में चला जाए, तो इस प्रकार के संक्रमण को क्या बोलते हैं, अवशोषण संक्रमण। और इस प्रकार खींचे गए स्पेक्ट्रम को अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है। और अगर उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को त्याग करता हुआ निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षा में चला आए, तो इस प्रकार के संक्रमण को बोलते हैं उत्सर्जन संक्रमण। और खींचे गए स्पेक्ट्रम को बोलते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है। तो अब हम लोगों को पढ़ना है श्रेणियां, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से संबंधित श्रेणियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विभिन्न श्रेणियां हैं। तो जैसे श्रेणी, ठीक है, तो जैसे सबसे पहली जो श्रेणी है वो है लाइमन श्रेणी। क्या है, लाइमन श्रेणी। ठीक है। तो लाइमन श्रेणी क्या होती है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है सभी कक्षाओं से पहली कक्षा में आए, सभी कक्षाओं से पहली कक्षा में आए, तो इस प्रकार की जो श्रेणी होती है उसको क्या बोलते हैं, लाइमन श्रेणी। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन अन्य कक्षाओं से, nवी कक्षा से, कौन सी कक्षा से, nवी कक्षा से पहली कक्षा में आए, पहली कक्षा में आए। ठीक है। तो इस प्रकार की श्रेणी को लाइमन श्रेणी कहते हैं। और इसके लिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य, जो उत्सर्जित ऊर्जा होगी उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी हो जाएगी, तो 1/λ = r ब्रैकेट में 1 पहली कक्षा में आ रहा है, तो जहां n1 होता था वहां पे 1 का स्क्वायर और -1 क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और जहां पे n की वैल्यू, जहां n बराबर हो जाएगा आपका 2 3 4 ... 2 3 4 ... ठीक है। तो ऐसी श्रेणी को क्या बोलते हैं, लाइमन श्रेणी कहते हैं। दूसरा हो जाएगा आपका बामर श्रेणी। बामर श्रेणी, तो बामर श्रेणी क्या होता है, तो जब सभी कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन कहाँ है, उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा से इलेक्ट्रॉन, यानी कि nवी कक्षा से इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में है। कौन सी कक्षा में है, दूसरी कक्षा में आए, तो इस प्रकार की श्रेणी को बोलते हैं बामर श्रेणी। ठीक है। क्या बोलते हैं, बामर श्रेणी। और इसमें उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य, उत्सर्जित ऊर्जा की तरंग दैर्घ्य का व्यंजक हो जाएगा 1/λ = r ब्रैकेट में 1/2² - n²। और यहाँ पे जहां n बराबर हो जाएगा 3 4 5 ... ठीक है। लाइमन हो गया, बामर हो गया। तीसरी जो श्रेणी है वो है पाश्चन श्रेणी। कौन श्रेणी है, पाश्चन श्रेणी। तीसरी श्रेणी है पाश्चन श्रेणी। तो पाश्चन श्रेणी क्या है, जब जो है इलेक्ट्रॉन जो है, जब क्या हो, इलेक्ट्रॉन जब nवी कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो है तीसरी कक्षा में आए, तो इस प्रकार की श्रेणी को पाश्चन श्रेणी कहते हैं। और इससे उत्सर्जित तरंग ऊर्जा की तरंग दैर्घ्य का समीकरण हो जाएगा 1/r = यहाँ जहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या कर देंगे 1/3² - 1/n², जहाँ n बराबर क्या हो जाएगा 4 5 6 ... ठीक है। चौथी श्रेणी जो है वो ब्रैकेट श्रेणी है। चौथी कौन सी है, ब्रैकेट श्रेणी है। ब्रैकेट श्रेणी, तो ब्रैकेट श्रेणी में क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा कि जब nवी कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे आए, चौथी कक्षा में आए। ठीक है। nवी कक्षा से, यानी किसी भी कक्षा से इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में आए, चौथी कक्षा में आए, तो उस प्रकार की श्रेणी को क्या बोलते हैं, ब्रैकेट श्रेणी। और इससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी 1/λ = r ब्रैकेट में 1/4² - 1/n² हो जाएगी। ठीक है। ये क्या हो गई, ब्रैकेट श्रेणी हो गई। ठीक है। पहली लाइमन श्रेणी, दूसरी बामर श्रेणी, तीसरी पाश्चन श्रेणी और चौथी ब्रैकेट श्रेणी हो गई। और पांचवी जो श्रेणी है वो कहते हैं
लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड स्टडी। ठीक है, तो पांचवी स्टडी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं चलिए पांचवी स्टडी को यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग। तो पांचवी जो स्टडी है उसको क्या कहते हैं? फुंड स्टडी। फुंड स्टडी। तो पांचवी स्टडी क्या है? फुंड स्टडी है। इसमें क्या होगा? एनवी कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो है कौन सी कक्षा में आएगा? एनवी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वो पांचवी कक्षा में आएगा। का इलेक्ट्रॉन पांचवी कक्षा में प्रवेश करे तो इस प्रकार की स्टडी को क्या कहते हैं? फुंड स्टडी कहते हैं। और इससे उत्सर्जित ऊर्जा के लिए तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा? 1/λ = r ब्रैकेट में 1/, पांचवी स्टडी में आया तो 5 का स्क्वायर माइनस 1/n²। और जहां यहाँ पे n बराबर हो जाएगा 6, 7, 8 ... ठीक है, तो ये हो गई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पांचों स्टडियां, लाइमन स्टडी, बामर स्टडी, पाश्चन स्टडी, ब्रैकेट स्टडी और फुंड स्टडी। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग जो है ग्राफ पे प्रदर्शित करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका ग्राफ खींच लेते हैं और इस चैप्टर से यहीं पर लेते हैं विराम। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो देखिए, ठीक है, ये हो गई आपकी पहली कक्षा। क्या होगी? पहली कक्षा n बराबर 1। ठीक है, और ये हो गई आपकी दूसरी कक्षा n बराबर 2। ठीक है, और ये हो गई आपकी तीसरी कक्षा n बराबर 3। ये हो गई चौथी कक्षा n बराबर 4। और ये हो गई पांचवी कक्षा। इसी प्रकार से आगे जैसे जैसे जाएंगे उनके बीच का ऊर्जा अंतराल घटता जाएगा और ये जो है घटकर क्या हो जाएगी? एकदम एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएगी। ठीक है, तो लाइमन स्टडी में हमने पढ़ा ना कि सभी कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है? प्रथम कक्षा में। तो इसमें से भी इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? इस कक्षा में आएगा। दूसरी कक्षा से भी इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, तीसरी कक्षा का भी इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, चौथी कक्षा का भी इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में। ठीक है, इस कक्षा से भी इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? पहली कक्षा में आएगा। तो ये जो स्टडी है ये कौन सी स्टडी हो जाएगी? लाइमन स्टडी हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अगर दूसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में आया, चौथी से दूसरी में आया, पांचवी से दूसरी में आया, छठवीं से दूसरी में आया, तो इस प्रकार की जो स्टडी होगी वो लाइमन के बाद बामर स्टडी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? बामर स्टडी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर जो है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चौथी कक्षा से तीसरी में आ रहा है, पांचवी से तीसरी में आ रहा है, छठवीं से तीसरी में आ रहा है, सातवीं से तीसरी में आ रहा है, तो इस प्रकार की जो स्टडी है इसको बोलते हैं पाश्चन स्टडी। क्या बोलते हैं? पाश्चन स्टडी। ठीक है, और उसके बाद अगर यही इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो चौथी कक्षा में आ रहे हैं, हर कक्षा से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं? चौथी कक्षा में आ रहे हैं, तो इसको बोलेंगे ब्रैकेट स्टडी। इसको बोलेंगे ब्रैकेट स्टडी। ठीक है, और उसके बाद हमने आपको बताया था जब सभी कक्षा से इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में है? पांचवी कक्षा में है। सभी कक्षा से इलेक्ट्रॉन कहाँ है? पांचवी कक्षा में है। तो इस स्टडी को हम क्या कहते हैं? तो इस स्टडी को कहते हैं फुंड स्टडी। क्या बोलते हैं इसको? फुंड स्टडी बोलेंगे, फुंड स्टडी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाइमन स्टडी, बामर स्टडी हो गया, पाश्चन स्टडी, ब्रैकेट स्टडी और फुंड स्टडी का ग्राफीय व्यवस्था हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। तो इस चैप्टर में हमको जो था पढ़ना था वो यहीं तक पढ़ना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी से बाय बाय।